नमस्कार आप सभी को। मैं नवीन श्रोआ आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये उम्मीद करता हूं आपको घबराना नहीं है कि इस समय हमारे देश में कोरोना है वो कुछ तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो हमें उसको हराना है। अपने घरों में रहकर बिना किसी दूसरे के साथ रहकर हमें मित्रों से या किसी भी रिश्तेदार से एक बार मिलने से अपने आप को रोकना है। अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने लक्ष्य के ऊपर हमें अगर रहेंगे, अपनी पढ़ाई से रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब कोरोना गया। ठीक है, तो आइए आज मैं आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ, यानी कि जो प्रश्न होंगे वो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से संग्रहित किए गए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न होंगे और उस प्रश्नों के माध्यम से आपको आंसर और उसके आंसर भी मैंने साथ ही दे रखे हैं, लेकिन मैं उस प्रश्नों के साथ साथ आपको बहुत सी बेसिक बातें जो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि पहला जो हमारा प्रश्न होगा उस पर आज मैं चर्चा कर लेता हूं कि वो कैसे हमें उस पर एक एक प्रश्न को हम कवर करेंगे। तो आइए पहला जो हमारा प्रश्न होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले प्रश्न की जो बात कर रहा हूं कि पहला जो प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं, यानी कि शब्द है वो एक वर्णों का सार्थक ध्वनि समूह है। हाँ दोस्तों, यह प्रश्न में लिखा कि वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, यानी ये यहाँ पर लिखा हुआ है सार्थक समूह है। समझने वाली बात ये है कि सार्थक का मतलब क्या होता है, यानी कि बात करें स प्लस अर्थ, स प्लस अर्थ है, यानी कि सार्थक यानी कि स उपसर्ग है वो कहता है अर्थ सहित, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसके समूह के द्वारा, जिसके उच्चारण के द्वारा हम एक निश्चित अर्थ का बोध होता है, उसे हम सार्थक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि वर्णों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा निश्चित अर्थ का बोध हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मटर, मैं, टे और रे, यानी कि इन्होंने मिलकर एक शब्द बनाया मटर। उस मटर के नाम को सुनते ही हमारे भेजे में एक तस्वीर बन गई। मटर हरे रंग का होता है, सब्जी में हम प्रयोग में लेते हैं, मटर की खेती की जाती है, तो यानी कि इसका एक निश्चित अर्थ निकल के आया। तो यानी कोई भी शब्द लेंगे, जैसे कि मैंने बोला पेन, तो पेन जैसे मैंने बोला तो आपके तुरंत आया कि लिखने के काम में लिया जाता है। जैसे कि मैंने बोला पुस्तक, कि पुस्तक हम पढ़ते हैं, यानी कि उससे शब्द से ही उसके जो वस्तु या जो भाव होंगे उसके व्यक्ति के मन में या उसके मस्तिष्क में उसकी तस्वीर उभर जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, एक दोस्तों आते हैं निरर्थक शब्द। देखिए क्या होते हैं निरर्थक शब्द, उनकी बात भी मैं कर लेता हूँ आपके साथ। कि निर प्लस अर्थ, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन वाक्य में उनका प्रयोग कर दिया जाता है, तो उन्हें हम निरर्थक शब्द कह देते हैं। लेकिन वाक्य में वो हमेशा किसी सार्थक शब्द के साथ ही आते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया, तो मेहमान जो ही आते हैं तो हम जाने के लिए तत्पर होते, तुरंत कहते हैं कि चाय वाय पीकर जाना। चाय और वाय दो शब्दों को काम में लिया, एक तो चाय और एक वाय। तो चाय शब्द है ना, वो एक सार्थक ध्वनि समूह है। उससे हमने कहा कि कोई तरल गर्म पेय पदार्थ है, ठीक है। लेकिन वाय जो शब्द है ना, वो उसके साथ जुड़ गया। लेकिन वाक्य में चाय वाय हमने बोला, लेकिन चाय के साथ कोई अन्य सामग्री हो सकती है, लेकिन ये अर्थ ले सकते हैं।
लेकिन यदि चाय में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करूं शब्द का तो उसका एक अर्थ निकलेगा। चाय यानी बनी हुई चाय है। कैसे चाय? चाय तो चाय है, आसाम की चाय, बागवानी चाय, दरवाजे की चाय, घटाने की चाय, यानी अलग अलग किस्म की बात करें। लेकिन वाय जो शब्द है ना, उससे कोई अर्थ नहीं निकला, तो इसीलिए वो क्या है? निरर्थक है। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है उसकी हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि देशज शब्द, यानी कि यहाँ पे देश प्लस जय, यानी कि देश में जन्म लेने वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ जो परिभाषा लिखी हुई है वो इस प्रकार है कि जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ, मेरे तरीके से हम कैसे याद करेंगे कि ऐसे शब्द जिनका ग्रामीण भाषा में प्रयोग किया जाता है और उनका व्याकरणिक कोई क्रमबद्ध नियम नहीं है, उनके लिखने का, उनके बोलने का एक कोई व्याकरणिक ढंग नहीं है, उन्हीं शब्दों को हम देशज शब्द में शामिल करते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि देशज शब्दों को गंवारू शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंवारू। गंवारू क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। तो बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। उदाहरण जैसे कि एक लोटा, पगड़ी, उसके बाद में डिबिया, ऐसे जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उन शब्दों की बात करें तो एक थैला जो शब्द है, उसके बाद मैं बात करूँ कि पेट शब्द एक काम में लिया जाता है, झाड़ू शब्द भी काम में लिया जाता है, लड़का और लड़की शब्द है वो भी काम में लिया जाता है, छोरा छोरी है जो हम काम में लेते हैं, झुग्गी शब्द काम में लेते हैं, डेगची शब्द काम में लेते हैं, खुरपा शब्द काम में लेते हैं। यानी कि जो भी हम घर में दैनिक दिनचर्या के अंदर दादा दादी की बात करें, हमारे जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो पहले की बात करें तो वो भी इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं सुनने को। राबड़ी जो शब्द है हम काम में लेते हैं। फिलहाल राबड़ी आप गर्मी में खा रहे होंगे, तो राबड़ी जो शब्द है ना वो भी देशज भाषा का शब्द है। काफ़ी अच्छा होगा। तो आप साथ साथ इसको लिखते रहिए, मेरी बात को ज़्यादा सुनिए, आप मेरे शब्दों को सुनिए। मेरा एक एक शब्द होगा वो आपके लिए बहुत ही कीमती होगा और आप इनको साथ साथ में लिखते रहना। बहुत ही बढ़िया है। यानी कक्षा 7 से मैंने टॉपिक लिया, एक पार्ट से मैंने उठाया इसको, इसकी PDF बनाकर, यानी इस प्रश्नों के माध्यम से हम यानी इसको अधिकतर ज्ञान की ओर बढ़ाएंगे, संक्षिप्त से इसको विस्तृत की ओर लेकर जाएं। ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, तो अगले प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न होगा उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा मिस हुआ है, रुको एक बार। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है। उस 3 नंबर के प्रश्न पे मैं बात करूँगा कि बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बनावट के आधार पर शब्दों के प्रयोग। दोस्तों बनावट होती है वो रचना भी होती है, आपको पता है। रचना कहें तो इसे हम संरचना भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बनावट या रचना या संरचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है। 3 जो प्रकार के शब्द होंगे उसमें पहला तो हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे कि कलर मैं कौन सा लूँ इसमें जो आपको अच्छा दिखेगा। चलो रेड कलर लेके देखते हैं कि एक तो हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है। रूढ़ शब्द होते हैं ना, ये क्या देते हैं? एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। कौन से कराते हैं? विशेष। हम क्या पढ़ रहे हैं कि रचना या बनावट के आधार पे शब्द होते हैं 3। एक तो पढ़ा हमने रूढ़, एक पढ़ेंगे हम दोस्तों यौगिक शब्द। कौन से शब्द? यौगिक शब्द। ठीक है। यौगिक हो गया। एक इसी में पढ़ेंगे दोस्तों हम योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? योग रूढ़ शब्द। यानी कि 3 प्रकार के शब्द पढ़ेंगे। यानी कि रूढ़ शब्द होते हैं
वो एक विशेष अर्थ का ज्ञान कराते हैं। सबसे सरल भाषा में बताऊंगा कि रूढ़ शब्दों के अंदर कोई उपसर्ग नहीं होता, कोई प्रत्यय नहीं होता, कोई समास नहीं होता, यानी कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का शब्द निर्माण प्रक्रिया के जो 4 अंग है उनका कोई रोल नहीं होता। यानी कि ये जो शब्द होते हैं ये जिस रूप में जन्म लेते हैं और उसी रूप में क्या कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं। मान लो इसके हम खंड या टुकड़े कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ होते हैं, इनके टुकड़ों का, खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे पेड़ नाम लिया, अगर पेड़ जो शब्द है, मान लो पेड़ शब्द है, इस पेड़ शब्द के टुकड़े करें तो पे प्लस एड है, यानी इनका कोई अर्थ नहीं निकला, यानी कि जो पेड़ खंड, लेकिन इसका अर्थ निकला एक पेड़ में रूढ़ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, कि ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जिनके खंड करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि अगले जो बात करेंगे हम यौगिक शब्दों की। ठीक है, यौगिक जो शब्द होंगे वो योग प्लस इक प्रत्यय से बना है। किससे बना यौगिक शब्द? योग प्लस इक, अर्थात ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनकर एक नवीन अर्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम बात करें, मेरे पास एक शब्द है, उसकी मैं बात करूंगा। जैसे मेरे पास शब्द है सम, क्या है? सम, प्लस मैंने शब्द ले लिया, आगे जोड़ दिया गम। क्या जोड़ दिया? गम। शब्द क्या बना? सम प्लस गम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सम तो एक उपसर्ग है और गम एक धातु है। संस्कृत की गम एक धातु है, ये भी उपसर्ग है, और मैंने इसको जोड़ दिया तो शब्द बन गया संगम। क्या बन गया? संगम। और संगम होता है वो, यानी कि 2 या 2 से नदियों का मेल हो सकता है, 2 या 2 रस्तों का मेल हो सकता है, तो संगम हो गया। तो यानी कि संगम जो शब्द है वो यौगिक होगा, क्योंकि इसमें सम उपसर्ग है और गम या इस पे मूल शब्द है, तो इसीलिए यानी कि यौगिक शब्द होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक, यानी इनके टुकड़े करने पर भी इनका अर्थ निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि और जो शब्द है, जैसे कि विद्यालय शब्द है हमारे पास। ठीक है, विद्यालय शब्द है, उसकी बात करें, जैसे कि आप लिखते हो वि दे या और प्लस आल्य, क्या लिखते हो? आल्य, यानी कि शब्द हो गए विद्यालय। तो यहाँ पर विद्या और आल्य, विद्या विद्या हो गई हमारे जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, और आल्य एक स्थान हो गया, लेकिन मिलकर एक क्या बन गया? विद्यालय, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या दी जाती है, तो वो बन गया विद्यालय। तो ये भी किस में आएगा? यौगिक शब्दों में। तो सीधी सी बात ये है कि यौगिक शब्द होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मेल से बनकर एक नवीन अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं वो प्रत्यय से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं, संधि से बनते हैं, समास से बनते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द होते हैं, उनके टुकड़े करने पर अर्थ नहीं आता। यौगिक शब्दों के टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये बात हम पढ़ चुके हैं। तीसरी जो बात हम पढ़ेंगे, तीसरी बात है हमारे पास, उसकी मैं आपसे बात करूंगा, वो है योग रूढ़ शब्द है। यानी कि शब्दों का योग होगा, संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, लेकिन यौगिक शब्द कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं वो योग कर कर एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यानी कि ऐसे यौगिक शब्द यानी क्या हो जाते हैं? वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। किसमें? विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हम बात करें पीत प्लस अंबर, शब्द बनेगा पीतांबर। पीत का अर्थ पीला, अंबर का मतलब आकाश या वस्त्र, लेकिन पीतांबर शब्द है वो 2 अलग अलग शब्दों से बना। पीतांबर में समास भी है, पीतांबर में संधि भी है, तो लेकिन
यहाँ पर क्या हो जाए योग रूढ़, क्योंकि पीताम्बर शब्द है ना वो एक भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में रूढ़ हो गया, तो इसीलिए योग रूढ़ शब्द होते हैं वो योग्य ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। पहले फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना कि रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो एक जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर यानी कि उन टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकले, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, जिसे प्रत्यय समास संधि उपसर्ग सभी हो सकते हैं। योग रूढ़ शब्द भी ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है लेकिन बाद में एक निश्चित व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे हम बात करें त्रिनेत्र, तीन और नेत्र यानी आँख, लेकिन त्रिनेत्र किसके लिए? भगवान गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द होंगे जो विशेष अर्थ में आ जाएंगे, उसे ही हम शामिल करेंगे। दूसरी बात हम करें, अगला जो शब्द है कि उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस शब्द की हम बात करेंगे। ठीक है, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? हमें पता, हमने अभी पढ़ा था, शब्द कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रखा है हमने कितने होते हैं, उसके ऊपर लिखा है कि शब्दों के 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या बदलाव भी इसे हम नाम दे सकते हैं कि प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के। तो यानी कि हम बात करें प्रयोग या बदलाव के आधार पे, तो लिख देता हूँ प्रयोग या हम बोले तो बदलाव। ठीक है, प्रयोग या बदलाव के आधार पे शब्द होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होगा विकारी शब्द। कौन से शब्द होंगे? विकारी शब्द। और दूसरा शब्द होगा उसे बोलेंगे अविकारी शब्द। ध्यान से सुनना, यानी कि प्रयोग या बदलाव के आधार पे शब्द कितने? 2। 1 नंबर तो विकारी और 2 नंबर अविकारी। विकारी शब्द है वो विकार से बना है। विकार का मतलब होता परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। यानी कि परिवर्तन कैसे हो शब्दों में? क्या तो लिंग के आधार पे, काल के आधार पे, कारक के आधार पे, वचन के आधार पे परिवर्तन शब्द में कर लेते हैं। जैसे हमने छात्र शब्द बोला, छात्र से छात्रा लिंग परिवर्तन कर दिया, छात्र से छात्रों बहुवचन बना दिया। यानी कि ऐसे शब्द उनमें परिवर्तन कर लिया जाता है। जैसे मैंने बोला लड़का, मैंने बोला लड़के, लड़का लड़की, महिला पुरुष। यानी कि ऐसे जो शब्द हैं महिला महिलाएं, यानी कि बहुवचन के रूप में, या फिर हम बात करें वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, या एक वचन के रूप में, काल के रूप में, कारक के रूप में उनमें बदलाव कर लेते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि विकारी शब्द होते हैं उसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, वचन के आधार पर परिवर्तन कर लिया जा सकता है, और कारक के आधार पर परिवर्तन कर लिया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी भी शब्द में लिंग के आधार पे, काल के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे बदलाव होता है, तो वो शब्द तो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। ठीक है, यदि शब्दों में लिंग के आधार पे भी प्रभाव न पड़े, काल के आधार पे भी न पड़े, वचन के आधार पे भी न पड़े, और कारक के आधार पे भी न पड़े, उसे हम कहेंगे अविकारी। और अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय यानी जो खर्च नहीं होते। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो सीधी सी बात यही है कि प्रयोग या बदलाव के आधार पे शब्द 2, विकारी और अविकारी। अब हम छोटी सी बात और करेंगे कि विकारी शब्द कौन से होंगे। तो विकारी शब्द, ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं। विकारी में सभी संज्ञा शब्द शामिल होंगे। ठीक है, सभी संज्ञा
सभी सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी शब्द किस में आएंगे? विकारी शब्दों में आएंगे। ठीक है, तो विकारी शब्द में संज्ञा आएगी, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, उसके बाद बात करें अविकारी। ठीक है, अविकारी। अविकारी में देखिए कौन कौन शब्द आएंगे। पहला तो आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया अलग थी, विशेषण अलग था, लेकिन ये क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, और वो थे विशेषण कौन से? संज्ञा शब्दों की संज्ञा। ठीक है, दूसरा आता है समुच्चय बोधक अवयवी। समुच्चय बोधक अवयवी। एक आता है संबंध बोधक अवयवी, एक आता है विस्मयादि बोधक अवयवी, जिसे संबोधन अवयवी भी कहते हैं। तो अविकार्य शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। कोई भी समुच्चय बोधक अवयवी, संबंध बोधक अवयवी, विस्मयादि बोधक अवयवी। जैसे क्रिया पंखा तेज चलता है तो तेज, घोड़ा धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे, क्या क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब वह बहुत तेज चलता है तो बहुत तेज चलता है, तो ये पूरा आ जाएगा। समुच्चय बोधक होते हैं, वो दो वाक्यों को जोड़ना काम करते हैं, किंतु परंतु लेकिन ये सोच बताएंगे। संबंध होते हैं, यानी कि संबंध बताने तथा एवं ये शब्द आ जाएंगे। विस्मयादि बोधक किसी को दूर से पुकारना, हर्ष सूचक है, शोक सूचक अरे वह है, छी यानी गिरना सूचक, जिससे शब्द इनका काम मिलेंगे, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये पर्सन कंप्लीट हो गया 3 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का ये हुआ। उसके बाद है कि संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? पता है, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम वाली तद प्लस सम, तद प्लस सम। तद यानी उससे, सम यानी समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तद प्लस सम। यहाँ पे तद प्लस सम में यानी कि संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों होगी इसकी बात भी हम करेंगे। व्यंजन संधि इसलिए होगी क्योंकि हमें एक नियम पढ़ते हैं कि हलंत, एक नियम पढ़ते हैं हम कि हलंत द के बाद में क, पे, ते, थ और दंत से योग करते हैं। यानी दादाजी के साथ में काका, पापा तथा दादा साथ होते हैं, कि दादाजी के साथ में काकाजी, पापाजी तथा साथ होते हैं। तो दादाजी जब चले जाएंगे तो उसके साथ में क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। यानी कि द के बाद में तय आया, द के बाद में स आया, इस स की कहानी किसी में लगा तय में बदल गया। तो इसीलिए हम कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि से कहेंगे। ठीक है, तद्भव शब्द होते हैं कि संस्कृत के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में काम में लिया तो उसे हम तद्भव नाम लेंगे। यानी कि इसका मतलब तद्भव में कौन सी संधि होती है? इसमें होती है तत् प्लस भव। तत् प्लस भव। प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, वो शब्द बन जाएगा तद्भव। क्या बन जाएगा? तद्भव। तद्भव का मतलब होता है यानी कि उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। और संस्कृत से उत्पन्न हुआ, रूप परिवर्तन होकर हिंदी में आ गया। तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न, उससे उत्पन्न शब्द किससे? संस्कृत से आए और परिवर्तन करके हिंदी में लिया तो क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न होगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ। प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। ये यानी कि यह दे दिया उत्पत्ति, जैसे कि हम बात करें उत्पत्ति के या स्रोत भी बोल सकते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द जैसे तत्सम, लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से होंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द।
विदेशी शब्द, यानी कि ये जो 4 प्रकार होते हैं इनको शामिल करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। बदलाव के आधार पे या प्रयोग के आधार पे हमने पढ़े 2 विकारी और अविकारी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि रचना के आधार पे हमने पढ़ा, रचना के आधार पे योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। ठीक है, 3 प्रकार हो गए। एक होता है अर्थ के आधार पे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, यानी कि निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे पूछे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। एक और बोला संकर शब्द होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग भाषा के शब्दों से। रचना के आधार पे हमने पढ़ा था, रचना करते हैं तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बदलाव के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है। और उसके बाद हम बात करें अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्वादी बोधक। और अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सार्थक शब्दों में हम मुहावरे, लोकोक्ति, युगम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और भी इसे प्राप्त कर सकें। तो अगले प्रश्न पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ठीक है, मैंने लिख तो रखे हैं, लेकिन देखो मैं बता देता हूँ साथ साथ में। जैसे कि ग्राम को, ग्राम तो तत्सम रूप हो जाएगा, गांव उसका तद्भव रूप हो जाएगा। जैसे दंत है उसको हम दांत तद्भव रूप मानेंगे। अस्थि और आथी, कर्ण, कान, अष्ट, 8, दधी, दही, यानी कि ये शब्द है ना, यानी कि जो तत्सम और तद्भव इनका रूप लिखा हुआ है। अगला है निम्नलिखित विदेशी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। जैसे टेबल है वो विदेशी है तो इसका लिख दिया मेज। नसीब, भाग्य, डॉक्टर, चिकित्सक, ऑफिस, कार्यालय, अखबार, समाचार, आवाज़, ध्वनि, यानी कि ये शब्द है विदेशियों की। उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द पहचान कर उनके सामने रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ शब्द लिखिए। देखियो, पाठशाला है रचना के आधार पे है, कैसा शब्द है, यौगिक है। पाठ प्लस शाला, मैंने कहा कि 2 शब्द होंगे, दोनों के टुकड़े करेंगे और अलग अलग अर्थ होंगे और एक नवीन शब्द बनेगा। जैसे पाठ प्लस शाला, यानी पढ़ने के लिए शाला। उसके बाद है चंद्र। अब चंद्र के टुकड़े करेंगे ना तो चंद्र के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं आएगा, तो कोई अर्थ नहीं आएगा तो चंद्र शब्द किस में गया, रूढ़ में गया। ठीक है, जैसे प्रधान और प्लस मंत्री। प्रधान होता है कोई अध्यक्ष मान लो, सर्वश्रेष्ठ मान लो, सभी में श्रेष्ठ है। और मंत्री यानी मंत्री एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो यानी कि प्रधानमंत्री यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, प्रधान और मंत्री 2 शब्दों से मिलकर बना है तो यौगिक है। जैसे कि बात करें फल, लेकिन टुकड़े करेंगे तो रूढ़ ही रहेगा। 4 पाई, 4 प्लस पाई, 4 यानी 1 अंक, पाई यानी पाया, यानी कि जिसकी 4 सिरे हैं तो वो यौगिक हो गया। देखो उसके बाद है हिमालय। हिम प्लस आल्य, हिम यानी बर्फ, आल्य यानी स्थान, यानी कि मैंने कहा संधि युक्त शब्द भी होंगे तो ये भी क्या होगा, यौगिक होगा। क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। ठीक है, आप इसे पढ़ चुके हैं तो हिमालय, हिम प्लस आल्य, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न पे हम बात करें कि तत्सम, तद्भव, देशज अथवा विदेशी शब्द छांटिए। ठीक है, छांटना है। फिरंगी विदेशी शब्द है। झुग्गी मैंने बताया था, झुग्गी, झोंपड़ी, ये सारे देशज शब्द हैं। ठीक है, खींचड़ी देशज शब्द है। ओष्ठ तत्सम है, ओष्ठ का तद्भव बनेगा ओठ। चाय विदेशी शब्द है, चाय शब्द है ये चीनी भाषा का है। प्रकोप तत्सम शब्द है। खिड़की देशज शब्द है। बदतमीज विदेशी है। बद यहाँ पर बद उपसर्ग लगा हुआ है, बद है वो विदेशी उपसर्ग है तो इसीलिए विदेशी है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसे सप्ताह में सप्त दिन होते हैं, यानी कि सप्ताह में सप्त दिन होते हैं, तो यहाँ पर जो ये शब्द लिखा सप्त, तो सप्त तो है ना, वो तत्सम है, इसका तद्भव रूप होगा 7। ठीक है। जैसे मुख है वो तत्सम रूप है और उसका मुंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंह है, तो ये शब्द कैसा हो गया, ये शब्द हो गया तद्भव। ठीक है, ये हो गया तद्भव रूप। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिख गया। ठीक है। उसके बाद है आज माँ ने स्वादिष्ट दही खिलाया, तो दधी है ये शब्द है तत्सम और दही हो जाएगा वो किसका क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। गृह है यानी घर, गृह है वो तत्सम है, घर है वो तद्भव है। उसके बाद सर्प, सर्प है वो तत्सम है और सांप उसका तद्भव रूप है। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला हमने आज तैयार की है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको मैं अपने PDF बनाकर आपके जो भी मेरा टेलीग्राम है उसके ऊपर मैं इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना या इसके स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, कक्षा 6 की बुक से मैंने इनको बनाया है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ अपने लक्ष्य पर। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ऐसे ही पर्सन जो बहुत ही बढ़िया होंगे, हमारे लिए रामबाण साबित होंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। यानी कि छोटी छोटी कक्षाओं की जो बुक होंगी उनमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्याकरण का ज्ञान भरा है और हम विजुअल में ही यानी कि बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, लक्ष्य है, पढ़ाई लेकर आते हैं, तो इनमें व्यवस्था सार है। तो हम मान लो कि इन किताबों को हम पढ़ें तो हम जरूर ही जल्दी सफलता की ओर जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।